तेरी औकात 2 कौड़ी की नहीं और बात करोड़ों की करता है। तू मेरा दामाद नहीं, मेरे घर का नौकर है। निकल जा यहां से। दोस्तों, आज की यह कहानी एक ऐसे रिश्ते और एक ऐसे सच की है जो साबित कर देगी कि इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं बल्कि उसके किरदार से होती है। यह कहानी है राघव की, जो दुनिया की नजरों में सिर्फ एक कुली था, और नंदिनी की, जिसने अपनी जान बचाने के लिए एक अनजान हाथ थाम लिया। एक तरफ दौलत का नशा है तो दूसरी तरफ सादगी की ताकत। जब नंदिनी का अमीर परिवार उस कुली को अपने घर का दामाद बनाने पर मजबूर हुआ, तो उन्होंने सोचा कि इसकी जिंदगी नर्क बना देंगे। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि जिस इंसान को वो पत्थर समझकर ठोकर मार रहे हैं, असल में वो एक ऐसा हीरा है जिसकी चमक उनकी आंखों को चुंधिया देगी। क्या होगा जब राघव की असलियत सबके सामने आएगी? क्या दौलत के नशे में चूर वो परिवार अपनी गलती सुधार पाएगा? दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि यह सफर आपको रुलाएगा भी और एक बहुत बड़ी सीख भी देगा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें स्टोरी बाय ममता। कानपुर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर उस दिन की सुबह कुछ अलग ही थी। वैसे तो यहां हर रोज हजारों मुसाफिर अपनी मंजिलों की तलाश में आते जाते रहते थे, लेकिन उस दिन हवा में एक अजीब सी बेचैनी थी। प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर यात्रियों का शोर वैसे ही गूंज रहा था जैसे किसी मछली बाजार में गूंजता है। कुल्ली अपनी लाल वर्दी पहने, सिर पर भारी भरकम सूटकेस उठाए, पसीने से लथपथ होकर इधर से उधर भाग रहे थे। चाय वालों की आवाज और ट्रेन की सीटी के बीच जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। उसी भीड़ में एक चेहरा था, राघव का। उम्र यही कोई 26 साल। गठीला बदन, चेहरे पर मेहनत का पसीना और आंखों में एक ऐसी गहराई जिसे पढ़कर भी कोई समझ नहीं सकता था। वह अभी एक यात्री का सामान ट्रेन में रखकर नीचे उतरा ही था कि अचानक प्लेटफॉर्म के प्रवेश द्वार पर एक हलचल हुई। भीड़ तीतर बितर होने लगी। लोगों के बीच से एक लड़की दौड़ती हुई आई। उसका नाम नंदिनी था। बदन पर शादी का लाल जोड़ा, मांग में सिंदूर नहीं था, लेकिन माथे की बिंदी पसीने से बह रही थी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और नंगे पैर वो ऐसे भाग रही थी जैसे मौत उसका पीछा कर रही हो। उसकी सांसें फूल रही थी और आंखों में ऐसा डर था जिसने पूरे स्टेशन को सहमा दिया था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रही थी। उसके पीछे कुछ लोग थे, काले सूट पहने हुए हट्टे कट्टे आदमी, जिनके हाथों में लाठियां और कमर पर पिस्तौल थी। वो चिल्ला रहे थे कि पकड़ो उसे, जाने मत देना। नंदिनी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो कहां जाए। प्लेटफॉर्म खत्म होने वाला था और सामने कोई रास्ता नहीं था। तभी उसकी नजर सामने खड़े राघव पर पड़ी। राघव अपनी गमछी से पसीना पोंछ रहा था कि अचानक एक जोर का धक्का लगा। नंदिनी सीधे उससे टकराई थी। राघव लड़खड़ाया, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने हैरान होकर उस लड़की की तरफ देखा। नंदिनी का पूरा शरीर कांप रहा था। उसने राघव के दोनों हाथ पकड़ लिए। उसके हाथ ठंडे बर्फ जैसे थे। राघव कुछ पूछ पाता उससे पहले ही नंदिनी ने जो कहा, उसने राघव के पैरों तले से जमीन खिसका दी। उसने कहा, मुझे बचा लो, मुझसे शादी कर लो। राघव सन्न रह गया। उसके आसपास की दुनिया जैसे थम गई। उसने अपनी जिंदगी में कई अजीब चीजें देखी थीं, लेकिन यह पागलपन पहली बार देख रहा था। उसने हकलाते हुए कहा कि मैडम, आप यह क्या कह रही हैं? मैं एक कुली हूं और आप। लेकिन नंदिनी ने उसकी बात पूरी नहीं होने दी। वो गिड़गिड़ाने लगी कि प्लीज, मेरे पास वक्त नहीं है। वो लोग मुझे मार डालेंगे या फिर उस जानवर से शादी करवा देंगे जिससे मैं नफरत करती हूं। तुम बस हां कर दो, मैं तुम्हें अपनी पूरी जिंदगी दे दूंगी। तभी वहां वो गुंडे पहुंच गए। भीड़ ने एक घेरा बना लिया था। उन गुंडों के पीछे एक बड़ी सी महंगी गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक आदमी उतरा। उम्र 50 के पार,
चेहरे पर क्रूरता और आंखों में दौलत का अहंकार। वो नंदिनी का पिता राय साहब था। उसने आते ही गरजती हुई आवाज में कहा कि नंदिनी घर चलो, तमाशा मत बनाओ। नंदिनी राघव के पीछे छिप गई। उसने राघव की शर्ट को पीछे से कसकर पकड़ लिया था। राघव महसूस कर सकता था कि वो लड़की कितनी डरी हुई है। राय साहब ने अपने आदमियों को इशारा किया। एक आदमी आगे बढ़ा और उसने राघव के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा। थप्पड़ की गूंज पूरे प्लेटफॉर्म पर सुनाई दी। राघव का चेहरा घूम गया। उसने खामोशी से अपना गाल सहलाया। वो आदमी बोला कि हट जा भिखारी, मैडम को हमारे हवाले कर। राघव ने एक गहरी सांस ली। उसकी आंखों में एक पल के लिए ज्वाला भड़की, लेकिन फिर शांत हो गई। राय साहब ने कहा कि इस दो कौड़ी के कुल्ली के लिए तू अपने बाप की इज्जत उछाल रही है। तभी नंदिनी चिल्लाई कि हां, मैं इस कुली से शादी कर लूंगी, लेकिन उस शराबी और जुआरी से नहीं जिससे आप मेरा सौदा कर रहे हैं। राय साहब गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल ली। माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस वाले भी तमाशबीन बने खड़े थे, क्योंकि राय साहब का शहर में बहुत बड़ा नाम था। राय साहब ने कहा कि अगर तूने अभी के अभी मेरे साथ चलने के लिए हां नहीं की, तो मैं इस कुली के भेजे में गोली उतार दूंगा। नंदिनी रो पड़ी। वो राघव के सामने आ गई। उसने कहा कि नहीं, इन्हें मत मारो, मैं चलने को तैयार हूं। लेकिन तभी एक मजबूत हाथ ने नंदिनी का हाथ पकड़ लिया। यह राघव था। उसने नंदिनी को अपने पीछे किया और राय साहब की आंखों में आंखें डालकर बोला कि अब यह मेरे साथ है और जब तक मैं जिंदा हूं, आप इसे हाथ नहीं लगा सकते। राय साहब हंसे। उन्होंने कहा कि तू एक कुली मुझे रोकेगा? राघव ने शांत आवाज में कहा कि कुली बोझ उठाता है साहब, किसी के जुल्म का भार नहीं। अगर इस लड़की ने मुझसे मदद मांगी है तो अब यह मेरी जिम्मेदारी है। उसने वहीं पास के एक मंदिर से तो एक ओ में कहा के लिए, जो प्लेटफॉर्म पर बना था, सिंदूर की डिब्बी उठाई। सब हैरान थे। राय साहब ने गोली चलाने के लिए हाथ उठाया, लेकिन भीड़ में से सैकड़ों कुली अपने साथी के समर्थन में आगे आ गए। हजारों यात्रियों की भीड़ ने भी विरोध करना शुरू कर दिया। राय साहब समझ गए कि यहां गोली चलाई तो उनका बचना मुश्किल है। सबके सामने उस भरे प्लेटफॉर्म पर राघव ने नंदिनी की मांग भर दी। एक कुली ने एक करोड़पति की बेटी को अपना बना लिया था। राय साहब ने बंदूक नीचे कर ली। उन्होंने नफरत भरी निगाहों से राघव को देखा और कहा कि ठीक है, अगर इसे गरीबी का इतना ही शौक है तो यही सही, लेकिन याद रखना, मैं तुम दोनों की जिंदगी जहन्नुम बना दूंगा। उन्होंने अपनी बेटी को हमेशा के लिए मरा हुआ घोषित कर दिया और वहां से चले गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल कहानी तो अब शुरू हुई थी। नंदिनी के पास अब कोई घर नहीं था। राघव उसे अपने छोटे से क्वार्टर में ले गया। एक कमरे का घर, जहां छत से पंखा भी मुश्किल से चलता था। नंदिनी, जो मखमल के गद्दों पर सोती थी, आज एक चटाई पर बैठी थी। राघव ने उसके लिए पानी का गिलास रखा और दूर जाकर बैठ गया। दोनों के बीच खामोशी थी। पूरी रात कोई बात नहीं हुई। अगले दिन सुबह होते ही राघव के दरवाजे पर पुलिस की जीप और राय साहब की गाड़ियां फिर आ गईं। राय साहब का मन नहीं माना था। वो अपनी बेटी को उस गरीबी में नहीं देख सकते थे, या शायद अपनी नाक कटने के डर से आए थे। वो जबरदस्ती दोनों को अपने साथ हवेली ले गए। हवेली में कदम रखते ही राघव को एहसास हो गया कि यह घर नहीं, एक सोने का पिंजरा है। राय साहब ने कहा कि मैं दुनिया के सामने अपनी बदनामी नहीं होने दे सकता, इसलिए यह कुली यहीं रहेगा, घर जमाई बनकर। लेकिन इसे वही हैसियत मिलेगी जो इसकी औकात है। राघव को सर्वेंट क्वार्टर में नहीं, बल्कि घर के एक स्टोर रूम में जगह दी गई। नंदिनी ने विरोध किया, लेकिन राघव ने उसे रोक दिया। उसने आंखों से इशारा किया कि सब ठीक है। उस दिन से राघव का इम्तिहान शुरू हुआ। खाने की मेज पर जब पूरा परिवार बैठता
तो राघव को खड़ा रखा जाता। नंदिनी का भाई विक्रम, जो बाप की दौलत पर ऐश करता था, जानबूझकर खाने का कौर नीचे गिरा देता और कहता कि अरे कुली, जरा यह साफ कर दे, तेरी तो आदत होगी जमीन से उठाने की। नंदिनी की आंखों में आंसू आ जाते। वो उठने लगती, लेकिन राघव मुस्कुराकर झुकता और सफाई कर देता। उसकी इस खामोशी को सब उसकी कमजोरी समझते थे। नंदिनी की मां भी ताने मारने में पीछे नहीं थी। वो अक्सर कहती कि कहां राजा भोज और कहां यह गंगू तेली। मेरी फूल सी बेटी की किस्मत फोड़ दी इस काले कलूटे ने। राघव हर अपमान को जहर के घूंट की तरह पी जाता। वो सुबह जल्दी उठता, बागीचे में पानी देता, गाड़ियां साफ करता। घर के नौकर भी अब उस पर हंसने लगे थे। एक दिन घर में बहुत बड़ी पार्टी थी। शहर के नामचीन लोग आए हुए थे। राय साहब अपनी शान दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। उन्होंने राघव को पुरानी सी कमीज और पैंट पहनने को मजबूर किया और उसे वेटर का काम दे दिया। मेहमानों के बीच राघव ट्रे लेकर घूम रहा था। एक मेहमान ने राय साहब से पूछा कि अरे राय साहब, सुना है आपकी बेटी ने शादी कर ली है, दामाद जी कहाँ है? राय साहब ने हंसते हुए राघव की तरफ इशारा किया और बोले कि वो रहा, वेटर के कपड़े में, शौक है उसे सेवा करने का। सब लोग जोर जोर से हंसने लगे। नंदिनी अपनी सहेलियों के बीच खड़ी यह सब देख रही थी। उससे अब और बर्दाश्त नहीं हुआ। वो दौड़कर राघव के पास गई और उसके हाथ से ट्रे छीनकर फेंक दी। उसने चीखकर कहा कि बस बहुत हो गया पापा। आप इनकी गरीबी का मजाक उड़ा सकते हैं, लेकिन इनकी शराफत का नहीं। यह मेरे पति हैं, और अगर इनका अपमान हुआ तो मेरा भी अपमान है। राय साहब गुस्से में आ गए। उन्होंने कहा कि शराफत, यह 2 कौड़ी का इंसान सिर्फ बोझ उठाने के लायक है। अगर इसमें इतनी ही काबिलियत होती तो आज यह वेटर बनकर नहीं खड़ा होता। विक्रम ने आगे बढ़कर राघव को धक्का दिया। राघव पीछे की ओर गिरा। उसकी जेब से एक पुराना सा फोन बाहर गिर गया। विक्रम ने वो फोन उठाया और हंसते हुए बोला कि देखो, कुली के पास स्मार्टफोन भी है। लगता है मेरी बहन के गहने बेचकर खरीदा है। तभी उस फोन पर 1 घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमका, हेड ऑफिस, न्यूयॉर्क। विक्रम हैरान रह गया। उसने फोन उठाने की कोशिश की, लेकिन राघव ने बिजली की फुर्ती से उठकर फोन छीन लिया। उस पल राघव की आंखों में जो तेज था, उसे देखकर विक्रम एक कदम पीछे हट गया। राघव ने फोन कान पर लगाया और अंग्रेजी में बात करना शुरू किया। उसका लहजा, उसके शब्द, उसका आत्मविश्वास, सब कुछ बदल चुका था। उसने कहा, यस, आई एम कमिंग, द डील इज डन। उसने फोन काटा और राय साहब की तरफ देखा। पूरा हॉल सन्नाटा था। एक कुली इतनी फर्राटेदार अंग्रेजी कैसे बोल सकता था? राय साहब ने हकलाते हुए पूछा कि तुम कौन हो? राघव ने अपनी पुरानी शर्ट के बटन खोले। उसके नीचे उसने एक ब्रांडेड टी शर्ट पहन रखी थी। उसने अपनी जेब से एक कार्ड निकाला और राय साहब की तरफ बढ़ा दिया। राय साहब ने कांपते हाथों से कार्ड पढ़ा। उस पर लिखा था, राघव प्रताप सिंह, सीईओ, ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड। राय साहब के हाथों से कार्ड गिर गया। यह वो कंपनी थी जिसके साथ राय साहब पिछले 5 सालों से एक डील करने के लिए तरस रहे थे। यह वो कंपनी थी जो पूरे एशिया में रेलवे के प्रोजेक्ट संभालती थी। हॉल में खड़े मेहमानों के मुंह खुले के खुले रह गए। विक्रम का पसीना छूटने लगा। नंदिनी भी हैरान थी। उसने राघव तरफ देखा और पूछा कि यह सब क्या है? राघव ने नंदिनी का हाथ थाम लिया और माइक के पास गया। उसने भारी आवाज में बोलना शुरू किया। उसने कहा कि हां, मैं कुली था, लेकिन मजबूरी में नहीं, अपनी मर्जी से। मेरे पिता भी एक कुली थे। उनकी मौत इलाज के बिना प्लेटफॉर्म पर हो गई थी। तब मैंने कसम खाई थी कि मैं इतनी मेहनत करूंगा कि रेलवे की तस्वीर बदल दूंगा। मैंने पढ़ाई की, स्कॉलरशिप ली,
विदेश गया और अपनी कंपनी खड़ी की, लेकिन अपनी जड़ों को नहीं भूला। हर साल मैं 1 महीने के लिए अपना सब कुछ छोड़कर, अपनी पहचान छुपाकर उसी स्टेशन पर कुली का काम करने जाता हूं, ताकि मुझे याद रहे कि बोझ का वजन क्या होता है और आम इंसान की तकलीफ क्या होती है। उस दिन भी मैं अपनी उसी सेवा पर था जब नंदिनी मुझसे टकराई। राघव ने राय साहब की तरफ देखा और कहा कि राय साहब, आपने मुझे मेरी वर्दी से तोलने की गलती की। आपने सोचा कि जिसके कपड़े मैले हैं उसका दिल भी मैला होगा। मैं चाहता तो उसी दिन आपको बता सकता था कि मैं आपकी पूरी जायदाद खरीद सकता हूं, लेकिन मैं देखना चाहता था कि आप लोग इंसान को अहमियत देते हैं या उसके पैसों को। और अफसोस, आप सब फेल हो गए। सिर्फ आपकी बेटी पास हुई। इसने मुझे तब चुना जब मैं कुछ नहीं था। इसलिए मेरी सारी दौलत, मेरी सारी शोहरत के असली हकदार सिर्फ यह है। राय साहब शर्म से पानी पानी हो गए थे। वो जिस दामाद को वेटर बना रहे थे, वो उनसे कई गुना ज्यादा बड़ा आदमी निकला। विक्रम, जो उसे नौकर समझ रहा था, अब नजरें नहीं मिला पा रहा था। राघव ने नंदिनी से कहा कि चलो नंदिनी, यह घर हमारे लायक नहीं है। यहां दीवारों पर सोने का पानी चढ़ा है, लेकिन लोगों के दिल पत्थर के हैं। नंदिनी की आंखों में गर्व के आंसू थे। वो राघव के साथ चलने लगी। राय साहब दौड़कर आए। वो राघव के पैरों में गिरने लगे। उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने हीरे को कांच का टुकड़ा समझ लिया। राघव ने उन्हें रोका और कहा कि झुकिए मत ससुर जी, बस दुआ कीजिए कि अगली बार जब आप किसी गरीब को देखें तो उसे हिकारत की नजर से न देखें, क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। हो सकता है वो कल का बादशाह हो। राघव और नंदिनी वहां से निकल गए। बाहर एक चमकती हुई मर्सिडीज उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन राघव ने ड्राइवर को मना कर दिया। उसने नंदिनी का हाथ पकड़ा और पैदल ही चल पड़ा। नंदिनी ने पूछा कि हम गाड़ी में क्यों नहीं जा रहे। राघव ने मुस्कुराकर कहा कि क्योंकि मुझे अभी भी जमीन पर चलने की आदत है और मैं चाहता हूं कि यह आदत कभी न छूटे। उस रात शहर ने देखा कि इज्जत कमाई नहीं जाती, कमाई जाती है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि किसी के वर्तमान को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय की ताकत इतनी है कि वो कोयले को भी हीरा बना सकता है। राघव ने साबित कर दिया कि असली अमीर वो नहीं जिसकी तिजोरी भरी हो, असली अमीर वो है जिसका दिल बड़ा हो। आज के जमाने में लोग ब्रांडेड कपड़ों के पीछे भागते हैं, लेकिन याद रखिए, कफन का कोई ब्रांड नहीं होता। अगर आपके पास इंसानियत है तो आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान हैं। आपको यह कहानी कैसी लगी? क्या राघव ने अपनी पहचान छुपाकर सही किया? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।